आज के 10 एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स, एसएससी और बैंक जैसे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। विश्व कुष्ठ रोग दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड। 25 जनवरी, जनवरी का आखिरी रविवार, 22 जनवरी या फरवरी का पहला रविवार। इसका सही जवाब है जनवरी का आखिरी रविवार। विश्व कुष्ठ रोग दिवस अर्थात वर्ल्ड लेप्रेसी डे, यह जनवरी के आखिरी रविवार को हर साल मनाया जाता है ताकि लेप्रेसी अर्थात कुष्ठ रोग के बारे में अवेयरनेस बढ़ाकर इसके स्टिग्मा को दूर किया जा सके। इंडिया में ये ज़्यादातर 30 जनवरी को मनाया जाता है फ्रेंड्स। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी होती है, जिन्होंने ल्यूप्रेसी पेशेंट अर्थात कुष्ठ रोग के जो मरीज थे उनके लिए लाइफ भर काम किया है। इस डे का कोर मैसेज है कि ल्यूप्रेसी एक क्यूरेबल बैक्टीरियल डिसीज है। क्या है ये? क्यूरेबल बैक्टीरियल डिसीज है ये, ना कोई शार्प या जेनेटिक प्रॉब्लम। अच्छा, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में। इस डे को ऑब्जर्व करने की शुरुआत जब फ्रेंच ह्यूमैनिटेरियन रॉल्फ रॉल्फ फ्लोरेलो ने की थी। लेप्रेसी का कॉजेटिव एजेंट होता है एक बैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं माइकोबैक्टीरियम लेपारे, माइकोबैक्टीरियम लेपारे, और इससे एनटीडी अर्थात नॉन ट्रॉपिकल डिजीज के रूप में क्लासिफाई किया गया है। इस डिजीज को इफेक्टिव ट्रीटमेंट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिकमेंडेड है, जो है मल्टी ड्रग थेरेपी। अच्छा, इंडिया का नेशनल प्रोग्राम इसके जो एवरेज में चलता है वो है नेशनल लेप्रेसी एरेडिकेशन प्रोग्राम। इसको आप फ्रेंड याद कर लीजिए, नेशनल लेप्रेसी एरेडिकेशन प्रोग्राम, NLEP। अच्छा, WHO का गोल है कि 2030 तक जो है लेप्रेसी को खत्म करना है, कुष्ठ रोग को खत्म करना है। कब तक? 2030 तक। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट इस प्रश्न में क्या था फ्रेंड्स? कुष्ठ रोग हर साल जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाता है, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट, भारत में 30 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी है और उन्होंने कुष्ठ रोग के लिए काफी काम किया था। तीसरा पॉइंट क्या था फ्रेंड्स इसमें? कि यह क्यूरेबल बैक्टीरियल डिजीज है। चौथा पॉइंट, ये 1954 में पहली बार मनाया गया था रॉल फ्लोरे के लिए, रॉल फ्लोरे के कारण। अच्छा, पांचवा पॉइंट, यह माइक्रोबैक्टीरियम के कारण, माइक्रोबैक्टीरियम लेपेरे के कारण फैलता है। और छठा पॉइंट, WHO ने 2030 तक इसको खत्म करने की एक तरह से घोषणा की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 77वें गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार सार्वजनिक रूप से कौन सी नई लड़ाकू इकाई दिखाई दी है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड्स, पैरा एसएफ, भैरव बटालियन, गरुड़ कमांडो या घातक प्लेटून। फ्रेंड्स, इसका जवाब बहुत आसान है, ये अक्सर आजकल न्यूज में भी है और ये बहुत आसान भी होना चाहिए क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पैरा एसएफ पहले से एग्जिस्ट करता है, गरुड़ भी पहले से एग्जिस्ट करता है और घातक भी एग्जिस्ट करता है। जो अभी नई बटालियन शुरू हुई है वो है भैरव बटालियन। यह उसकी एक फोटो है। भैरव लाइट कमांड बटालियन ने अपना फर्स्ट रिपब्लिक डे डिबट 26 जनवरी 2026 को पब्लिक रिपब्लिक डे परेड के दौरान किया है। यह जो स्पेशलाइज यूनिट है यह अक्टूबर 2025 में फॉर्मली रेस की गई थी। यह जो है सिख लाइट इन्फेंट्री बटालियन रेजिमेंट सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का हिस्सा है, जो इंडियन आर्मी की एक हाईली डेकोरेटेड इन्फेंट्री रेजिमेंट है। इस यूनिट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इन्फेंट्री और स्पेशल फोर्सेस के बीच जो ऑपरेशनल गैप है उसको ब्रिज करना। भैरव कमांडोज को स्विफ्ट हाईली इंटेंसिटेड कॉम्बैट ऑपरेशन में डिप्लॉय किया जाता है। यह बटालियन इंडियन आर्मी के अजाइल टेक्नोलॉजी एनेबल्ड और फ्लेक्सिबल फोर्सेस स्ट्रक्चर की तरफ शिफ्ट रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने आपको ये बताया कि सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, तो इसका जो रेजिमेंटल सेंटर वो कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है फतेहपुर यूपी में। चलिए
अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के लिए विस्तार हेतु जीआई लक्ष्य कब अधिसूचित किए हैं? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, 1 जनवरी 2022, 10 जनवरी 2023, 13 जनवरी 2026 या 20 जनवरी 2024। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स 13 जनवरी 2026। यह नोटिफिकेशन जो है ना फ्रेंड्स, ये MOEFCC द्वारा आया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इश्यू किया गया है। अच्छा, इसके अंतर्गत 208 एडिशनल इंडस्ट्रियल यूनिट्स को एमिशन कंप्लायंस फ्रेमवर्क के अंदर कवर किया गया है। नए जो इंक्लूड किए गए सेक्टर्स हैं उसमें आते हैं रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल सेक्टर, टेक्सटाइल और एल्युमिनियम सेक्टर। कौन सा सेक्टर? एल्युमिनियम इंडस्ट्री, क्योंकि इनमें भी पोल्यूशन बहुत हाई लेवल पे होता है। इस अपडेटेड के बाद टोटल ऑब्लिगेटेड एंटिटीज की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है फ्रेंड्स? 490 हो गई है। इन इंडस्ट्रीज को 2026-27 तक 3 से 7% तक एमिशन को रिड्यूस करना होगा। अच्छा, ये जो पूरा फ्रेमवर्क है, यह जो भारत का एक जीरो एमिशन टारगेट है 2070 तक, उसके अकॉर्डिंग है। अच्छा, ये 2070 वाला टारगेट फ्रेंड्स कब भारत ने डिक्लेयर किया था? तो भारत ने यह डिक्लेयर किया था 2021 में। 2021 में COP26 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग हुआ था, उसमें भारत ने यह डिक्लेयर किया था। यह कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, यह ग्लासगो में हुआ था। फ्रेंड्स, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने चाहिए, क्योंकि 2070 टारगेट भारत एक तरह से लेके चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कब डिक्लेयर किया गया था। ये डिक्लेयर किया गया भारत के द्वारा 2021 में, नेट जीरो टारगेट। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नए कानून के तहत यूरोपीय संघ रूसी पाइपलाइन गैस आयात पर पूरी तरह कब प्रतिबंध लगाएगा? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, 2026 के अंत तक, मार्च 2027 तक, सितंबर 2027 तक या फिर दिसंबर 2028 तक। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स सितंबर 2027 तक। यूरोपियन यूनियन ने हाल ही में डिसीजन दिया है कि रशियन LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस को 2026 के एंड तक कंप्लीटली बैन कर दिया जाएगा। अच्छा, इसके अतिरिक्त पाइपलाइन गैस जो इंपोर्ट होती है, क्योंकि आपको सभी को फ्रेंड्स पता होगा कि रशिया से यूरोपियन यूनियन बहुत बड़ी मात्रा में पाइपलाइन गैस इंपोर्ट करता है, उसे 30 सितंबर 2027 तक कंप्लीटली बैन कर दिया जाएगा, कंप्लीटली रोक दिया जाएगा। और अगर इसके बाद भी जरूरत पड़ी तो इसको 1 नवंबर तक 2027 तक एक्सटेंड किया जा सकता है। अभी कहा जाए तो यूक्रेन के वार से पहले यूरोप अपनी नीड का लगभग 40% सिर्फ रशिया से ही गैस इंपोर्ट करता था। अच्छा, ये जो डिसीजन यूरोपियन यूनियन द्वारा लिया गया है, इसमें 2 कंट्रीज इनके साथ नहीं गई हैं, वो इनके विरोध में है, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है रिक्वायरमेंट, वो रशिया पे काफ़ी हाईली डिपेंडेंट है। उन कंट्रीज के नाम है हंगरी और स्लोवाकिया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। स्ट्रोम्बाइलैंथेसिस रितेसी किस पौधे कुल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, फेबेसी, ऑर्किडियाकी, एक्सेंथियाकी या पोएसी। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है एक्सेंथियाकी फैमिली, एक्सेंथियाकी से संबंधित है। स्ट्रोम्बाइलैंथिस रितेसी एक नई डॉक्यूमेंटेड फ्लावरिंग प्लांट स्पीसीज है। ये उसकी फोटो है फ्रेंड्स। यह प्लांट एंथेकियाकी फैमिली से संबंध रखती है। अच्छा फ्रेंड्स, यह जो है यह अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है हाल ही में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। और वहां पे भी कहाँ पर? वहां पे पाई गई है ईस्ट कमांग डिस्ट्रिक्ट में। यह जो प्लांट है यह चांगतो एरिया में फ्लोरिस्ट सर्वे के द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। अच्छा, यह जो स्पीसीज है यह 1000 मीटर की ऊंचाई पर मिलती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इंडिया स्किल्स एक्सीलेटर लॉन्च करने हेतु MSDE के साथ MOU पर किसने हाल ही में साइन किए हैं? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, विश्व बैंक,
ILO, विश्व आर्थिक मंच अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या फिर यूनेस्को? तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जनवरी 2026 में एक इंपॉर्टेंट MOU साइन हुआ है जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया के TEET अर्थात टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इकोसिस्टम को मजबूत करना। इस MOU का फोकस फ्यूचर रेडी स्किल्स पर बेस है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, ग्रीन एनर्जी और रोबोटिक्स। और क्या है फ्रेंड्स? रोबोटिक्स, ताकि वर्कफोर्स इमर्जिंग सेक्टर्स के लिए तैयार हो सके। यह जो एग्रीमेंट है यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और लॉन्ग टर्म रोड मैप जो कि है विजन इंडिया @2047 के ऑब्जेक्ट के साथ अलाइंड है। इस इनिशिएटिव के थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एक्टिवली प्रमोट किया जा रहा है, जिससे इंडस्ट्री और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के बीच जो गैप है वह कम हो सके। आप सभी जानते होंगे फ्रेंड्स कि जब भी कोई स्टूडेंट कॉलेज से बाहर निकलता है तो वो इतना स्किल्ड नहीं होता कि वो डायरेक्टली किसी भी कंपनी में लिख सके। उसकी जो कहना चाहिए जो प्रैक्टिकल स्किल्स होती है वो बहुत कम होती है, उसकी थ्योरेटिकल स्किल्स बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी ब्रिज को, इसी की जो गैप बन गया है ना फ्रेंड्स प्रैक्टिकल स्किल्स और थ्योरेटिकल स्किल्स का, इसको ब्रिज करने के लिए ही इंडिया ने यह MOU साइन किया है MSD के साथ। कौन सा इसको क्या कहा जाता है? इंडिया स्किल एस्केलेटर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, पिछले वाले पॉइंट में मैं बात को बताना भूल गया, यह एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्किल इंडिया मिशन से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? स्किल इंडिया मिशन से यह रिलेटेड है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 2026 में मिलिट्री क्वांटम मिशन पॉलिसी फ्रेमवर्क किसने जारी किया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, रक्षा मंत्री, थल सेना प्रमुख, CDS अनिल चौहान, या NSA अजीत डोभाल। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स CDS अनिल चौहान। ये उनकी फोटो है। जनवरी 2026 को एक स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया था जो इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सर्विसेज को कवर करता है। इस रोड मैप का फाउंडेशन क्या था? 4 क्रिटिकल पिलर्स। वो क्या क्या है? कम्युनिकेशन, कंप्यूटिंग, सेंसिंग और मटेरियल, जो क्वांटम टेक्नोलॉजी के कोर डोमेन्स हैं। यह इनिशिएटिव नेशनल क्वांटम मिशन, क्या? नेशनल क्वांटम मिशन के साथ फुल्ली अलाइंड है, जो इंडिया को क्वांटम लीडरशिप की तरफ जाने का एम रखता है। इस रोड मैप का फोकस होगा फ्यूचर बैटलफील्ड के डोमिनेंस पर, जहां सिक्योर कम्युनिकेशन और जो कि यहाँ पे हमने कहा ना कम्युनिकेशन की बात की, सिक्योर कम्युनिकेशन, एडवांस सेंसिंग जो हमने बात की यहाँ पे, और कंप्यूटिंग की मदद से एक डिसाइसिव रोल प्ले किया जा सके, किसी भी वॉर के जीतने के चांसेस को बढ़ाया जा सके। साथ ही यह फ्रेमवर्क सिविल मिलिट्री फ्यूजन को भी प्रमोट करेगा, ताकि सिविलियन रिसर्च और डिफेंस इनोवेशन एक साथ ग्रो कर सकें। अच्छा फ्रेंड्स, यह नेशनल क्वांटम फ्रेमवर्क मिशन जो है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना, यह कब हुआ था? ये हमने अभी बात की, यह 22 जनवरी 2026 को हुआ है, जनवरी में, है ना। पर और ये कब से कब तक चलेगा? तो ये चलेगा 2023 से 2031 तक। ये पॉइंट्स याद रख लीजिए। ऐसे जो कुछ आउट ऑफ द टॉपिक फ्रेंड्स जो पॉइंट है ना, वो क्वेश्चंस वो आते हैं, आपसे पूछ लिया जाए नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में, तो आपको यह पता होना चाहिए। यूपीएससी यहाँ आपको ऐसे क्वेश्चन दे सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पानी से PFAS को तेजी से हटाने के लिए राइस विश्वविद्यालय द्वारा कौन सा पदार्थ विकसित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड, ग्राफीन ऑक्साइड, एक्टिवेटेड कार्बन, लेयर हाइड्रोक्साइड, या सिलिका जेल। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स लेयर हाइड्रोक्साइड। ये राइस यूनिवर्सिटी की फोटो है फ्रेंड्स।
राइस यूनिवर्सिटी यूएसए में, ये राइस यूनिवर्सिटी कहाँ आती है फ्रेंड्स? ये आती है यूएसए में। एक एडवांस मटेरियल डेवलप किया है जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए ब्रेक थ्रू माना जाता है। यह जो मटेरियल है वह लेयर्ड डबल हाइड्रोक्साइड अर्थात LDH कैटेगरी का है और यह मेनली कॉपर और एल्यूमिनियम से बना हुआ है। इसकी खासियत यह है कि यह लॉन्ग चेन PFAS। अब PFAS क्या है फ्रेंड? तो PFAS का फुल फॉर्म है पॉली फ्लोरो एल्कलाइल सब्सटेंस, PFAS है ना, को 100 गुना ज्यादा फास्ट एब्जॉर्ब करता है। मेटल की पॉजिटिवली चार्ज जो लेयर स्ट्रक्चर है वो नेगेटिवली चार्ज PFAS मॉलिक्यूल्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। PFAS को फ्रेंड्स फॉरेवर केमिकल बोला गया है। ये फ्रेंड्स एक MCQ के रूप में या एक हिंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है कि ये PFAS क्या है, तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है फॉरएवर केमिकल। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत की ओर से 5वें भारत नामीबिया विदेश कार्यालय परामर्श की सह अध्यक्षता हाल ही में किसने की है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड, श्री विक्रम मिश्री, श्री जनेश कैन, श्री संजय वर्मा, श्री रीवा गांगुली दास। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स श्री जैनेश कैन, यह उनकी फोटो है। इंडिया नामीबिया फॉरवर्ड ऑफ कोऑपरेशन का इवेंट जनवरी 1920 में हुआ था, ये आप सभी को पता होगा। इस डिस्कशन का फोकस डिफेंस कोऑपरेशन और क्रिटिकल मिनरल्स पे था। एक बात फ्रेंड्स याद रखिए, नामीबिया जो फ्रेंड्स है ना, नामीबिया अपने लिथियम के लिए, कोबाल्ट के लिए और यूरेनियम के लिए जाना जाता है और वहां पे यूरेनियम का बहुत बड़ा डिपॉजिट भी है। भारत नामीबिया के साथ कोऑपरेशन डेवलप पर बहुत दिनों से एक तरह से म्यूचुअली लगा हुआ है। यह साउथ साउथ कोऑपरेशन के अंतर्गत भी आता है। आप ये वाला पॉइंट्स भी डाल सकते हैं अगर ये पूछा जाए तो। अच्छा, नामीबिया की फ्रेंड राजधानी क्या है? तो वो है विंडहॉक। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वीर गाथा 5.0 पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में विजेताओं को किसने सम्मानित किया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, श्री राजनाथ सिंह एवं श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री संजय सेठ एवं श्री जयंत चौधरी, श्री अमित शाह एवं श्री अनुराग ठाकुर या श्री नितिन गडकरी एवं श्री मोनाक्षी लेखी। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स श्री संजय सेठ एवं श्री जयंत चौधरी। वीर गाथा अवार्ड सेरेमनी जो है वो नई दिल्ली में हाल ही में ऑर्गेनाइज की गई थी। विनर्स को मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिफेंस श्री संजय सेठ और मिनिस्टर ऑफ स्टेट एजुकेशन श्री जयंत चौधरी द्वारा फैसिलिटेट किया गया था। वीर गाथा कब लॉन्च हुआ था फ्रेंड्स? यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वीर गाथा लॉन्च हुआ था 2021 में, आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान। आज ये देखिए अमृत महोत्सव कब हुआ था? 2021 में। तो इसके दौरान वीर गाथा लॉन्च किया गया था। इस एडिशन में 100 जो नेशनल विनर्स हैं उनको 10,000 रुपए कैश प्राइज दिया जाता है। चलिए अब कल का प्रश्न देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था राज्य विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? हमने आपको ऑप्शंस दिए थे, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 176 या अनुच्छेद 200। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है अनुच्छेद 176। उसमें भी अनुच्छेद 176(1), ये वो अनुच्छेद की फोटो लगाई मैंने फ्रेंड्स। इसमें ये देखिए कि जब कोई भी सेशन का फर्स्ट कमेंसमेंट सेशन शुरू होगा तो जो फर्स्ट सेशन है उसमें जो जनरल इलेक्शन जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें पहला जो फर्स्ट सेशन में जो कोई भी साल का गवर्नर एड्रेस करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली को। ये आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है। यह एड्रेस हर साल स्टेट लेजिस्लेचर के फर्स्ट सेशन में दिया जाता है। स्पीच का कंटेंट इलेक्टेड स्टेट कैबिनेट की पॉलिसीज और प्रोग्राम को रिफ्लेक्ट करता है। ये फ्रेंड्स आप थोड़ा याद रखिएगा कि गवर्नर अपने मन से
कोई भी जो उसमें कंटेंट अल्टर या डिस्कशन नहीं कर सकता है, क्योंकि यह कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन होता है। जो दिया जाता है उनको वही पढ़ना होता है। अब आप पूछेंगे ऐसा कहाँ लिखा है, तो फ्रेंड्स एक केस हुआ था, नबाम रिबिया केस, नबाम रिबिया केस 2016। इसमें माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्लियरली क्लैरिफाई किया था। उन्होंने कहा था कि सिलेक्टिव रीडिंग या स्किपिंग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के नॉर्म्स को वायलेट करती है। गवर्नर्स डिस्क्रिशनरी पावर लिमिटेड होती हैं। गवर्नर का रोल जो होता है बेसिकली वह कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है और एग्जीक्यूटिव रूलर नहीं होता। उन्होंने ये कहा था उस टाइम पे, किसने? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। ऐसा ही कुछ प्रोविजन प्रेसिडेंट के लिए भी लागू होता है आर्टिकल 87 के तहत, पर वो इतना हार्ड नहीं है जितना गवर्नर के लिए होता है। चलिए अगले प्रश्न पर, कल के लिए प्रश्न देख लेते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, नई पौधी प्रजाति होया नेग्नासिस की खोज कहाँ हुई है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, कोहिमा, फेक, मोंगोकचुंग या दीमापुर। इसका जवाब फ्रेंड्स आपको कमेंट सेक्शन में देना है। फ्रेंड्स एक बात याद रखिए, मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि आपकी सफलता शोर मचाए। अगर आप खुद ही मेहनत करते समय शोर मचाने लगे ना, तो मजा नहीं आएगा। मजा तो तब आएगा जब आप शांति से मेहनत करते समय करते रहें, किसी को कुछ पता ना चले, और जब आपकी मेहनत सक्सेस हो तो लगे कि ये इंसान क्या कर गया। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन इंफॉर्मेटिव और फ्रूटफुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।